सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और अब जैसा कि पहले हमने बताया था कि बारी आ गई है खास चर्चा की, और खास चर्चा आज करेंगे कि बिहार में दोनों खेमे में यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में क्या कुछ चल रहा है। नई सरकार कुछ दिनों में बिहार को मिल सकती है, तो 10वीं बार क्या नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ उधर हार के बाद जबरदस्त दरार, लगातार लड़ाई, लगातार एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर आसीन होने जा रहे हैं। ये लगभग अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। राजनीतिक इतिहास में उनके 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भी राजनीति में एक रिकॉर्ड ही बन रहा है, क्योंकि एनडीए की बम्पर जीत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया। नई सरकार के गठन के साथ ही यह माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद का शपथ शायद 20 नवंबर को ले लेंगे। बिहार में बम्पर पोलिंग के बाद मिले परिणामों में एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली हैं, जबरदस्त बहुमत, जबकि महागठबंधन अपने नाम सिर्फ 34 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। बीजेपी ने 89 सीट जीतकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया। नई सरकार की रूपरेखा को लेकर बिहार में बैठकों का दौर इस बीच जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकेश्वर प्रसाद का दावा है कि मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। मीडिया की खबर माने तो बीजेपी की तरफ से पहले की तरह ही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और 20 नवंबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। आयोजन को लेकर गांधी मैदान में इस बीच भव्य तैयारी की जा रही है, तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ की बात कीजिए महागठबंधन की। सबसे बड़ी पार्टी जो उधर गठबंधन में है वो आरजेडी है, उसमें लेकिन करारी हार के बाद परिवार में ही दरार अब सार्वजनिक हो रहा है। हार की समीक्षा परिवार में शुरू हुई तो लालू यादव परिवार में कलह सार्वजनिक चर्चा में आ गई, क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा बताकर बिहार के लोगों को भावुक कर दिया और पार्टी में हार पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी फिक्स करने की मांग रोहिणी ने अपने माता पिता के सामने उठाई। और उनका आरोप है कि इस बात पर उन्हें चप्पल तक दिखाया गया, घर छोड़ने को कहा गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो बीजेपी ने इस पर कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी को हराकर जंगल राज फिर बनने से बचा लिया। ये लोग अगर सत्ता में आते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। उधर रोहिणी ने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मुझे अपने घर में अनाथ बना दिया। रोहिणी आचार्य ने सीधे संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए हैं कि उन लोगों ने उनको घर से बाहर कर दिया। मीडिया में अक्सर संजय यादव और रमीज नेमत खान पर तेजस्वी को पूरा कंट्रोल करने का आरोप लगता रहा है। संजय यादव के परामर्श के बिना तेजस्वी कुछ भी नहीं कर सकते, तो रमीज तेजस्वी के शैडो बनकर उनके साथ रात दिन मौजूद होता है। रमीज पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल रमीज जमानत पर बाहर भी है। रमीज के परिवार पर भी आपराधिक छवि होने की चर्चा मीडिया में आई है, यह आम है, लेकिन यह शख्स तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग टीम को लीड कर रहा था। पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस है, यह सुना था, लेकिन यह देखने को मिलता है कि सत्ता तक ही परिवार की एकता रहती है। हार के बाद परिवार और पार्टी पर कब्जा लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी देखा है और महाराष्ट्र को भी मत भूलिए, एनसीपी को। इन सब के बीच जेडीयू के नेता विजय चौधरी का कहना है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। और बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है
कि विधायक दल की बैठक होगी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो बिहार में एक तरफ सरकार बनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन जो है उसमें परिवार का कलह सामने आ रहा है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, मनीष जी, दुष्यंत जी। और मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता भी जुड़ गए अपडेट देने के लिए, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, क्या कुछ आज का डेवलपमेंट है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी राज्यपाल महोदय से, और अब इसमें आगे क्या कुछ होना है? क्या 20 तारीख जो कही जा रही है अलग अलग सोर्सेस से, वो फाइनल लग रही है क्या नई सरकार के शपथ ग्रहण की? हाँ देखिए, आज सुबह 11:15 से 11:30 के बीच में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की गई, और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से निकले और सीधे राजभवन गए और वहाँ डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात की और 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की जानकारी उनको दी। इसके बाद वहाँ से वो सीएम हाउस वापस आ गए। दूसरी तरफ आज कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक है और इसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई। दूसरी तरफ एक जो तैयारी है शपथ ग्रहण की वो जोर शोर से शुरू हो गई है। पटना के डीएम ने निर्देश दिया है कि गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाए और बंद कर दिया गया है। वहां पे शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, पंडाल वगैरह का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एनडीए शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक थे जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में कैंपेन में लगे हुए थे उनको भी बीजेपी निमंत्रण पत्र देकर के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाली है। इसके अलावा समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो चिंतक विचारक लोग हैं, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित एनडीए की तरफ से किया जाएगा। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में कई और मंत्री भी उसी दिन शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से कि एनडीए सरकार गठन कर रही है उसमें कई चीजें तो बिल्कुल साफ हो गई हैं। चाहे आप तारीख की बात कह रहे हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, या बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री की भी बात हो रही है। मैं आपके पास लौटता हूं विनोद जी। एक तरफ ये तैयारी और दूसरी तरफ हार पड़ रही है भारी बिहार में। ये सब जो एक अपेक्षित जो लग रहा था उसी लाइन पर आपको लग रहा है, या फिर बिहार से आ रही कुछ खबरें आपको चौंका भी रही हैं? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री होना, उधर आरजेडी में परिवार में लड़ाई, ये सब पहले से आपको लगता था कि ऐसा ही होने वाला है ये सब? लाल जी, अब परिवार का में दरार का तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सरकार का गठन जो है उसको लेके जो बिहार में हलचल है वो शायद मतदाताओं में और वहाँ के जो लोगों में है वो एक बड़ी खबर उनके सामने में है। क्योंकि बड़ी खबर ये है कि काफ़ी देर से ये अटकलें हो रही थी कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। ये भी बात लगभग बीजेपी के ही बड़े नेता हैं, तारकेश्वर प्रसाद हो या और भी नेता हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कल जो विधायक दल की मीटिंग होगी, बीजेपी विधायक दल के मीटिंग में और इसके बाद एनडीए की विधायक दल की मीटिंग होगी, तो उसमें नेता जो है वो चुना जाएगा, नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आपने लिखा है कि फिर नीतीश कुमार। तो अब रही बात है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेके, तो ये चर्चा स्वाभाविक है। हर पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया में इस बात की तो जिज्ञासा होती है, कौन मंत्री बन रहे हैं, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कौन ये बन रहे हैं। ये भी बात तय है कि इसमें कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और इस सब चीज़ों को लेके कोई विवाद नहीं है। जैसे चिराग पासवान भी मीडिया से ये बात कहा है कि हमारा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का या किसी तरह की कोई मांग नहीं रही है। अब किसके कोटे में कितना आएगा और क्या आएगा ये तो उनका अपना कोऑर्डिनेशन तय करेगा। कुछ फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है कि 6 पर 1
6 विधायकों पर 1 मंत्री, कुछ ऐसी नहीं, खबरें आई कोई हैं। फार्मूला ये नहीं होता। इतना प्रचंड बहुमत अगर आपको जनता ने दी है और इतना बड़ा आपको ये मिला, जनादेश मिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई पार्टी और किसी तरह के अपने शर्त और इन चीजों को ले एक सिंक है। ये एक एनडीए गठबंधन, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के कैंपेनिंग से लेके, प्रचार से लेके और पूरा रिजल्ट तक में आपने नहीं देखा कि इलेक्शन कहीं भी किसी भी एनडीए के घटक दलों में 5 पांडवों में किसी तरह का मतभेद रहा हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों के लिए कि कुछ लोग कोई सार्वजनिक बात आएगी और किसी तरह की बात होगी। जी, रही बात कोऑर्डिनेशन जब अच्छा है तो, और सवाल है कि जिम्मेदारी जब इसमें दी जा रही है तो ये गाहे बगाहे परफॉर्मेंस तो जरूर देखा जाएगा। ये परफॉर्मेंस होता है कि अब इतने साल के शासन में जो मंत्री रहे उनका परफॉर्मेंस को लेके लोगों का क्या फीडबैक रहा है, लोग किस तरह से उसको रिएक्ट किया जाए। मुझे लगता है इस हालत में कुछ तब्दीली और कुछ नए चेहरे सामने में आ सकते हैं, जो स्वाभाविक है। और नीतीश कुमार इस बात को जरूर चाहेंगे कि उनके ये जो सुशासन का ये रहा है, उस सुशासन के जिम्मेदार लोग भी उनके सुशासन के उस भूमिका में हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये तब्दीली हम लोगों को देखने मिल सकती है। उसमें कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। महिलाओं की भूमिका एक प्रचंड बहुमत दिलाने में है, तो कुछ मंत्री जो है महिलाओं से हो सकती है। ये सब चीज तो आप अपने अनुभव से भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात कि जब आप इस बात को कह रहे हैं तो ये बात बिहार में देखनी चाहिए जी, कि बिहार में जब ये बात कही जाती है कि बिहार को जानना इतना आसान नहीं है। आप जब कभी भी बिहार जाएंगे आपको एक नई चीजें वहां पे समझ में आएगी। तो ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बिहार को जो शॉर्टकट में यात्रा करके जानने की कोशिश किए थे, या मछली के पकड़ने के लिए नाव से तालाब में कूद गए थे, वो शायद बिहार को कितना जान पाए हैं, ये बात तो लोगों की चर्चा में जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जाऊं दुष्यंत नागर जी के पास भी और मनीष जी के पास भी, लेकिन उससे पहले जरा कुछ और प्रतिक्रिया दिखा लेते हैं ताकि उन पर और ज्यादा उन लोगों से एक समेकित प्रतिक्रिया ले पाए। पूर्व कांग्रेस नेता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मोहम्मद शकील। उनका कहना है कि यदि 65 लाख लोगों को विरोध था तो सबको प्रदर्शन करना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया था, सुनिए जरा उनको। अगर 65 लाख लोगों का वोट कटा और वो गलत कटा, तो उन 65 लाख लोगों में से 65 लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, 5000 लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। कहीं बिहार में हम लोगों को ये नजर नहीं आया कि एक जमात प्रोटेस्ट कर रहा है चुनाव के पहले कि हमारा वोट काट दिया गया है और हम वोटर अभी जिंदा हैं, हम वोटर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा नाम काट दिया गया है। और अगर वो इनोसेंट थे, उनको नहीं जानकारी थी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी, हमारी पार्टी जो पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस है, या जो गठबंधन की और पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टी थी, सीपीआई, सीपीएम, माले, वो सहनी जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस के नेता, ये लोगों को जमा करके एक जगह प्रोटेस्ट करवाते कि देखिए ये जिंदा लोग हैं, ये अवेलेबल हैं, लेकिन इनका काट दिया गया है नाम। ये हमको कहीं बिहार में नजर नहीं आया। इसलिए नाम जिन लोगों का काटने के मामले में हमारा ये संदेह है कि अगर काटा गया ऐसे लोगों का नाम, वो इनोसेंट थे, उनको नहीं पता चल सका, तो प्रोटेस्ट होना चाहिए था। अगर उनको नहीं जानकारी थी तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करते जिन्होंने यात्रा निकाली थी, लेकिन वो नजर नहीं आया। काफी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं, कुछ ही दिन पहले पार्टी छोड़ी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका कद है। बात जो वो कह रहे हैं, बात काफी दमदार है। खैर, दुष्यंत नागर जी और मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले दुष्यंत नागर जी के पास ही चलता हूं। दुष्यंत जी, ये बताइए कि नई सरकार बन रही है और एक बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री ये आईना दिखा रहे हैं कि बढ़िया से लोकतंत्र को नमन कीजिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो आदेश आया है उसको बिल्कुल जो है स्वीकार कीजिए। लेकिन कहां कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर के कई लोगों की प्रतिक्रिया आई तो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था बिहार का नतीजा ऐसा ही आएगा। चलिए, यहां तक तो ठीक है कि लगता होगा कि ऐसा नतीजा आएगा, लेकिन कहते हैं हमें पहले से पता था कि निष्पक्ष नहीं होगा। बताइए, आप तो कम से कम, मुझे लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने पूरे बिहार चुनाव को देखा होगा।
आप तो ये समझ रहे हैं ना कि जनादेश जो है वो जनादेश होता है और उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए लालजी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी और मैं एक कांग्रेस का समर्थक, नैतिक और सैद्धांतिक समर्थक होने के नाते भी बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि चारण और भाट, चाहे मुगल रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, भारत के बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी स्तुति में गुणगान करते थे। शकील अहमद ये भूल गए कि 11 लोगों ने जिनको मृतक बताया गया एसआईआर में, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति जाके दर्ज कराई, वो वहां पे उपस्थित हुए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई लोग धरना प्रदर्शन करने क्यों नहीं आए। राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, यात्रा वोट अधिकार यात्रा, उसमें लाखों लोग सम्मिलित थे। तो ये कैसे कह सकते हैं भाई? आप तभी मानोगे जब कोई सड़क पे उतर के तोड़ फोड़ करे, हिंसा करे, आगजनी करे, उसी को प्रदर्शन मानोगे। तो क्या चुनाव गांधी के में तरीके जीरो से क्लेम किए गए किसको धरना कहा? प्रदर्शन को दुष्यंत आप सर, प्रदर्शन नहीं मानोगे? दुष्यंत सर, तो चुनाव ये आयोग ने शकील जैसे लोग, ये चारण और चुनाव भाट आयोग ने हैं, जीरो क्लेम ये जो कहा सत्ता था वो की क्या था? स्तुति में गान करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मैं समझता हूं कि आपके जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए कि जो एक टिकट के लिए अपनी निष्ठा बदल देते हैं। दूसरी बात मैं बिहार चुनाव की कहना चाहूंगा। देखिए, बिहार चुनाव में एक परिणाम आया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपार बहुमत की प्राप्ति हुई है। विपक्ष अपने किन कारणों से पराजय हुई उसकी समीक्षा कर रहा है। अगर हम प्रथम दृष्टा में देखें तो जो मत है, मतों की संख्या देखें तो उसमें कोई भारी अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हम इसे नहीं कह सकते जी, क्योंकि एनडीए के जितनी वोटें मिली हैं उतनी इंडिया अलायंस को भी लगभग वोटें मिली हैं। अब क्यों हार गए भारी मात्रा में वोट मिलने के बाद भी, वो समीक्षा का विषय है, गहन शोध का विषय है। जिला स्तर पर उसकी समीक्षा होगी, विधानसभा स्तर पर उसकी समीक्षाएं होंगी, वो रिपोर्ट्स स्टेट की जो लीडरशिप है उसको आएंगी, फिर गठबंधन के दल बैठेंगे और उस पर साझा रूप से एक व्यक्तित्व आएगा। जो कमियां संगठन की होगी उनको सुधारा जाएगा, चुनाव मैनेजमेंट में कहीं कमी हुई है उसको सुधारा जाएगा, बिल्कुल, बूथ पे कोई कमी रही है उसको सुधारा जाएगा, एसआईआर में अगर कोई नाइंसाफी की गई है उसको लेके न्यायालय के समक्ष जाया जाएगा। जरूरत पड़ेगी, शकील जी जैसा कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे चल करके मैं आपसे पूछूंगा, ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन परिवार के अंदर जब इस तरह की कुछ हो जाती है, जैसी खबरें आ रही, मैं आऊंगा उस पर और मैं पूछूंगा कि कांग्रेस खाली बाहर रहकर देखती रहेगी? जरा भाई, अगर कुछ इस तरह का हो गया परिवार में तो आपकी भी सहयोगी के तौर पर कुछ तो भूमिका बनती है। मैं आता हूं जरा मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पहले मनीष जी, मैं आता हूं, उस पहलू पर आऊंगा दूसरे सवाल में। एनसीपी का परिवार इन्होंने तोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो परिवार तक रहता ना, परिवार के अंदर तक रहता तो हम बात ही नहीं करते। जिस तरह बाहर आया है सबने देखा। ठीक है मनीष जी, जरा बताइए, क्या सब कुछ एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर ही होगा, या जैसा हम और विनोद जी बात कर रहे थे कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सरकार में हो सकते हैं? क्योंकि भाई बात तो ये कही जा रही है कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फिर से बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री, तो लगभग तो स्वरूप वही हुआ। जरा कुछ खुलासा कीजिए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, नया क्या होगा और क्या जिन महिलाओं ने बहुत बम्पर सपोर्ट किया एनडीए को, जो जीत का एक बड़ा फैक्टर बना, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि पूरे चुनावी घटनाक्रम में शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो महागठबंधन को खेलने के लिए कोई भी पिच, कोई भी साइड था ही नहीं। हर जगह खेल तो हम रहे थे। अब वो सारे मुद्दे जो ये उठा रहे थे वो हमारे फेवर में ही जा रहे थे, चाहे वह ये अपराध का हो, वोट चोरी का हो, या कोई भी ऐसा विषय जो यह उठा रहे थे ये के गले के नीचे उतर नहीं रही थी, और वह कहीं न कहीं प्रचार तो हमारा ही कर रहे थे। तो इसीलिए पूरी तरीके से पूरे चुनाव, ये पिछला जो 4 महीना गुजरा है एसआईआर की प्रक्रिया और उसके पहले और उसके बाद से लेकर, आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी शुरुआती दौर में दरभंगा आए थे और वो कार्यक्रम जहां तय था वहां गए ही नहीं, इसलिए कि वहां भीड़ नहीं जुटी थी। बेगूसराय आए थे और तुरंत भाग गए, इसीलिए कि नुक्कड़ सभा वाली स्थिति उनकी हो गई थी, वो रुक भी नहीं पाए ठीक से और निकल गए। तो कांग्रेस की जो बुरी स्थिति रही, और बाद में एसआईआर का जो विषय इन लोगों ने उठाया, उस बिहार में जहां बूथ लूट लिए जाते थे वहां पर
वोट चोरी का बहाना बनाकर बिहार की जनता के गले के नीचे नहीं उतरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू से हम इनकी पीठ पर हम खुद खेलते रहे, ये बेचारे इनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। और जब चुनाव नजदीक आया, घोषणा हो गई, तो आपस में इतनी नूरा कुश्ती शुरू हो गई इन लोगों की कि तब भी ये उस स्थिति से गुजरते रहे। लेकिन उस वाले मुद्दे पर आऊंगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार की जनता ने जिस तरह बम्पर आपको दिया है जनादेश, अब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है मनीष जी। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा था ये बात कि ये अभी भी मुद्दे की बात नहीं कर रहे, अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि जनता ने बिहार की इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये अभी भी बहानाबाजी कर, मैंने इसलिए अब इसे कहा, मैंने कोई पुरानी कहानी सुनाने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनौतियां हैं। इस प्रकार का मैंडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन को मिलता है तो वो निश्चित रूप से चुनौती है। और देखिए, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी भाजपा दफ्तर से, केंद्रीय कार्यालय से उनका जो संबोधन हुआ, तो उन्होंने भी कहा, देखिए एक बात मैं पूरे पैनल में, मैं बहुत कम समय में विषय को रख दूंगा। देखिए, बिहार में सच्चाई यह है कि डबल इंजन की सरकार तो 7 वर्षों से रही। 14 के बाद 17 में नीतीश जी हम लोगों के साथ आए और मात्र 2 साल हम लोगों को मिला डबल इंजन की सरकार को डेवलपमेंट का। और उसके बाद ये 5 वर्ष जो 24 तक रहा, 19 से 24 तक, इसमें हमने बहुत सारे काम किए। और अब जो बचे हुए काम हैं, को और ज्यादा दौड़ा दीजिए मनीष जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ मनीष जी, अब इस इंजन को थोड़ा और तेज दौड़ा दीजिए, उद्योग धंधे वगैरह का विकास ऐसा कीजिए। ठीक है, आ रहा हूँ दुष्यंत जी, अभी आ रहा हूँ जरा। लेकिन उससे पहले जरा सुना देता हूँ कि लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिन्होंने अपना किडनी अपने पिताजी को दान दिया था, जिस पर लालू प्रसाद जी आज जीवित हैं, उन्होंने अपने परिवार के प्रति क्या रोष व्यक्त किया है, सुनिए जरा। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। एक बेटी का दुख और उनकी आवाज, और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनको पहले ही निकाल दिया गया था, उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन किया और कहा कि दोषियों पर सुदर्शन चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है। वहीं पूरे मामले पर जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि यह परिवारवाद का विभत्स रूप है। परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। यह तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लौटते हैं अपनी डिस्कशन पर, अपनी चर्चा पर। विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं रोहिणी आचार्य, देखिए चाहे आरजेडी की हैं, लालू जी की बेटी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी जिन्होंने भी उनको जाना,
सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, खास तौर पर जिस तरह उन्होंने लालू जी को किडनी दी। और गिरिराज सिंह का मुझे बयान याद है, जबकि बीजेपी में गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज जी अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने रोहिणी की बहुत तारीफ की थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है विनोद जी जो दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। लाल जी, अभी जो आप नीरज जी का सुन रहे थे, ये कमोबेश बिहार के हर लोगों का, आम और खास सबकी यही प्रतिक्रिया है। सवाल ये है कि जी बीजेपी ने जो अभी एक प्रतिक्रिया दी है कि ये जंगल राज से आपने बिहार को बचाया है, मतदाताओं को कम से कम ये एक तरह से ये उनका फैसला है, वो कैसे जंगल राज से बचाया है, ये बात बीजेपी का अपना रिएक्शन हो सकता है। लेकिन आप सवाल देखिए कि जो बात वो पूछ रहे हैं, कौन है ये रमीज? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आने वाला वो व्यक्ति संजय यादव की तरह ये भी बाहरी हुआ। और हाँ, और वो देखिए कि जो पिछले साल में तिहाड़ जेल से वापस आया है, उस पर मर्डर चार्ज है, उसके ससुर जो है उस पर अभी मर्डर चार्ज है, कई तरह के उस पर आरोप है, वो अभी जेल में है, सपा के कार्यकर्ता ये नेता रहे हैं। ऐसे परिवार के और ऐसे लोगों को आप अपने घर में 24 घंटे, और वो एक तरह से तेजस्वी यादव का आप ये समझिए कि इमेज बिल्डिंग, उनके सारे मीडिया प्रबंधन वो देख रहा था जी। ये कितनी शर्मनाक है कि अगर खुदा न खास्ते अगर आप अब सरकार में आएंगे तो क्या इन्हीं लोगों से आप बिहार चलाएंगे? बिल्कुल। अब सवाल ये है कि रोहिणी यादव का एक हक बनता है जी। वो एक सिर्फ बहन नहीं है, उस परिवार में लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए उसका अपना कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, वो अच्छे परिवार से आती है। अब अगर ये सारी बहन आपको चुनाव जिताने के लिए पहुंची थी, आपको सत्ता दिलाने के लिए पहुंची थी जी, तो उसका एक हक बनता था कि आपको इस जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए बोलती थी कि कौन है ये संजय यादव, तुम हरियाणा से उठ के और तुमको एक नकली पपेट बना दिया है, तुम कठपुतली पे खेल रहे हो। तो ये सवाल जब पूछा तब आप उसे चप्पल से मारेंगे, आप उसको गाली देंगे, ये अशोभनीय है। और ये बात तय सीधे सीधे है कि बिहार के लोगों ने अपनी सद्बुद्धि दिखाई कि एक तरह से इस जंगल राज से बचा। बिल्कुल। मधुरेश, क्या चर्चा है इस घटना पर आम लोगों में, क्योंकि आम लोगों में भी इस बात को लेकर रोष है। आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मधुरेश। देखिए, बेसिकली एक तो महागठबंधन ने प्रचंड हार अभी झेली है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के घर की जो कलह है वो सड़क पर आ गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव आज निश्चित रूप से अपनी हार को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक हार से पहले अपने घर में हुए कलह, अपने घर में हुई लड़ाई को लेकर के समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब किसी महिला को उनके घर से इस तरीके से मारपीट करके निकाला गया है। इससे पहले ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, उनके साथ में जी बिल्कुल उनके साथ में भी ऐसी घटना हुई थी, और वो जिस तरीके से रोते हुए अपने राबड़ी आवास से बाहर निकली थी, वो वीडियो आज भी सबकी यादों में ताजा है और उन्होंने भी इस तरह के ही आरोप लगाए थे। देखिए सर, यहाँ चर्चा दो नामों की हो रही। संजय यादव जी के विषय में आपको मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं, बहुत ही सुलझे हुए, राजनीतिक रूप से जागरूक, दलित पिछड़ों के हितैषी व्यक्ति हैं। मैं 7 वर्ष से उनको जानता हूं। रिजवान के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रमीज के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संजय यादव के साथ खड़ा हूं, उनके समर्थन में खड़ा हूं। वो एक योग्य और काबिल व्यक्ति। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी को नेता आपने चुना, उसमें रोहिणी आचार्य जी का भी योगदान था। रोहिणी आचार्य जी के मैं साथ हूं बेटी होने के नाते, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को उन्होंने टिकट दिया लोकसभा का, परिस्थितियां बस वो पराजित हो गई। उनको धैर्य रखना चाहिए था। फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, पार्टी आपको फिर टिकट देगी, एमएलसी भी बना सकती है, बहुत सारी पार्टी में जिम्मेवारी है। जब एक कठिन समय आया, आपको क्या लगता है रोहिणी कुछ टिकट वगैरह के लिए ऐसा कर रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सही अच्छी बात नहीं है, और बिहार की बेटी है, अच्छी बात नहीं है। आप अनर्गल बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। रोहिणी आचार्य को बिहार के लोग किस नहीं नहीं, आप अनर्गल बात कर रहे हैं, जानते हैं मनीष जी। अनर्गल आप बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात, रोक रहे हैं, गलत बात है। आप लोग भी, बिहार की बेटी है रोहिणी आचार्य, आप लोग आपकी तरफ से गिरिराज सिंह तक ने बहुत ही
तारीफ की थी लेकिन भारतीय रोहिणी जनता आचार्य की, पार्टी मनीष क्या जी। करती है, जब अपना दुष्यंत दल को नागर इन्होंने जी ऐसे ही तोड़ा, यहाँ बैठ इसी के तरह संजय इन्होंने यादव का NCP को डायरेक्ट तोड़ा। पक्ष ले रहे हैं, बिल्कुल तो मैं फिर डायरेक्ट पक्ष ले रहा यहाँ हूं। रोहिणी आचार्य आप की पार्टियां बात का तोड़ने विषय का कहाँ काम से आ करते जाता है? हैं। आपने पासवान जी की पार्टी मैं को पूछना तोड़ा। चाहता हूँ अरे कि आपने जो हक एक मिनट बोलने राजद में दीजिए उनको। संजय यादव को अभी मिला, उन्होंने क्या किया है जी? संजय अभी तो यादव उन्होंने बहुत नहीं अच्छे किया, अभी तो व्यक्ति जो हो भी है सकते परिवार हैं। का अपना संकट है। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। मैं कह रहा था कि जो हक जिसकी तारीफ की बात नागर साहब कह रहे हैं, जो हक संजय यादव को मिला, क्या बिहार का कोई व्यक्ति संजय यादव से उस पार्टी में योग्य नहीं था जो राज्यसभा जा सकता था? चलिए परिवार का कोई सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, नागर साहब के लिए संजय यादव अच्छे व्यक्ति होंगे, हो सकते हैं, मैं उस पर ऐतराज भी नहीं जताता, को अच्छा लगते मैं उस पर ऐतराज भी लेकिन नहीं आरजेडी जताता। में तो बहुत बड़ा लेकिन दरार पैदा कर दिया जिस बहन ने क्योंकि जिस बीच बहन चुनाव ने भी पूरी बीच तरीके चुनाव भी से इस चीज को लेकर परिवार के के- रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था और बाकी लोग भी कर रहे थे, है ना? तो संजय नहीं, यादव, मैं वही कह रहा हूं हाँ। कि थोड़ा सा उस घटनाओं को याद करें जब किस प्रकार से तेज प्रताप का वीडियो वायरल किया गया बिल्कुल। था और उनको विवादित तो रहे फंसाने भाई। का काम किया गया और वीडियो वायरल करके चुनाव के ठीक पहले उनको ठीक, घर से पार्टी शुक्रिया, से समय की निष्कासित किया कमी है गया। फिलहाल। शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, मनीष पांडे जी, साथ में मधुरेश और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में। आगे हम लोग बात करते रहेंगे बिहार की राजनीति पर। वक्त है अभी ब्रेक का। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता